हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित गर्ग और आप सभी का स्वागत है कैल्विन कॉमर्स में। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपके 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम बात करेंगे असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यू की, एंड देन लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज की। चैप्टर बहुत ही सिंपल है बच्चों, काफी हद तक आपकी 11th की नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। आप सबने 11th में करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल का क्या मतलब है, ये सब आपने 11th में पढ़ रखा है। आपने कुछ 11th में अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी पढ़ रखे होंगे, तो काफ़ी हद तक 11th से रिलेटेड है। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ रखे, याद नहीं है, भूल चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना करवाने के लिए। सब चीज़ें करेंगे दोबारा से बिल्कुल 0 पॉइंट से। तो फिलहाल मैं चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा जाए कि भाई इन्वेंट्री किस तरह की एसेट्स है, ऑप्शन की जरूरत है क्या इसके लिए? इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, 4 ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। तो मशीनरी कैसी एसेट्स है, टेंजिबल या इनटेंजिबल? क्या मशीन को देख सकते हो या नहीं देख सकते? बिल्कुल दिखाई देती है, तो मशीन भाई टेंजिबल एसेट्स है। तो गुडविल कैसी एसेट्स है? गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है, वो दिखाई नहीं देती। तो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन एडवांस भी होंगे। अगर आपसे बात की जाए फॉर्मेट की, तो 11th क्लास में जो आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट करे थे वो थे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। लेकिन अब 12th क्लास में हम बात कर रहे हैं बच्चों कंपनी की। कंपनी में जो फॉर्मेट होता है वो होता है वर्टिकल फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कुछ नया होगा, कुछ नए हेड सब हेड आपको सीखने होंगे, क्या मतलब होता है हेड सब हेड का। तो इस चैप्टर में हम यही काम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आउट नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पढ़ते हैं नीचे के स्टेटमेंट क्या क्या लिखे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड एविडेंस या रिकॉर्डेड फैक्ट्स। एकदम सही कह रहा है। जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स के बेस पर ही तैयार की जाती हैं। हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, परचेज के रिकॉर्ड, सेल के रिकॉर्ड, रिसिप्ट, पेमेंट के रिकॉर्ड। तो इन सारे रिकॉर्ड के बेस पर ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं। तो ये तो एकदम सही बात है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी सही कह रहा है बच्चों। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो हम अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एजम्पशन, इन सब को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, एजम्पशन, सब चीजें। तो ये भी एकदम सही कह रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड सर्टेन बेसिक एजम्पशन। अभी मैंने आपसे बोला एजम्पशन, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, इन सबको फॉलो किया जाता है। तो ये भी सही कह रहा है। तीनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स presented through the financial statement are based on personal opinion, estimates and judgments। अब ये क्या कह रहा है? पर्सनल ओपिनियन जैसे कि भाई मैंने एक मशीन परचेज करी, मुझे लगता है कि मशीन 5 साल चलेगी, तो मैं डेप्रिसिएशन 5 साल के बेस पर लगाऊंगा। मुझे लगता है कि मशीनरी 4 साल चलेगी, तो मैं डेप्रिसिएशन 4 साल के बेस पर लगाऊंगा। तो क्या हमारे अकाउंट्स हमारे पर्सनल ओपिनियन, हमारे पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। मुझे लगता है कि भाई डेटर पैसा नहीं देगा, तो क्या मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के बेसिस पर अपने खर्चों को रिकॉर्ड करूंगा बैड डेब्ट्स के? बिल्कुल करूंगा। तो अकाउंट्स में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पर्सनल ओपिनियन, जजमेंट और एस्टिमेट्स पर डिपेंड करती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट बच्चों ठीक है। ये चारों की चारों स्टेटमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए, आंसर जिनमें ये चारों पॉइंट आ रहे हो, तो आपका आंसर होगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? बहुत सारी रीजन है। यूजर को हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, हमें असेट लायबिलिटी के रिकॉर्ड बनाने हैं, इनकम एक्सपेंस के रिकॉर्ड बनाने हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बच्चों इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब है एसेट्स, एंड ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी। तो हम अपनी एसेट्स, बिजनेस के अंदर जो एसेट्स हैं, बिजनेस के ऊपर जो लायबिलिटीज हैं, वो उन सब चीजों की इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं किसको? यूजर को। तो ये स्टेटमेंट ठीक है।
ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव है। हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपने यूजर को बता सकें कि भाई कंपनी में क्या हो रहा है। यूजर मतलब कंपनी का मालिक हो सकता है, कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ऊपर हमने असेट लायबिलिटी की बात कर ली, नीचे हमने इनकम एक्सपेंस की बात कर ली। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि ये सारी चीजें की जा सकें। तो ये चारों ऑप्शन ठीक है, आपके चारों ही ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये चारों की बात कर रहे हैं, ये चारों ऑप्शन आपके ठीक है। तो अगेन ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इज ऑलवेज डैश टू असेट्स। हमने क्लास 11 में पढ़ा था, असेट्स हमेशा बराबर होती है इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर था बच्चों। इक्विटी को कैपिटल भी कहते हैं। अगर किसी ने कैपिटल वर्ड याद होगा तो कैपिटल भी लिख देता हूं मैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? द टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल हमेशा असेट्स के क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। तो आपका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या ये बात सही है? जी हां, बिल्कुल सही है। बच्चों लायबिलिटी अलग अलग तरह की हो सकती है। इस चैप्टर में आपको बेसिकली बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा जब आप ये चैप्टर करने बैठो तो अपने सामने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट रखना, ठीक है? बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए आंसर देना। और आपको यह भी एडवाइस करूंगा कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट को याद कर लेना, समझ लेना अच्छे से। हाँ जी, तो लायबिलिटी अलग अलग तरह की होती है। मैं लायबिलिटी की अगर बात करूं, लायबिलिटी की जो हेडिंग है वो कुछ ऐसी होगी आपकी बुक में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर 3 बातें आती हैं। पहला आता है आपका शेयर होल्डर फंड। ये जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं कर रहा, आगे के क्वेश्चन में भी काम आएगा। शेयर होल्डर फंड। उसके बाद दूसरा आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। और थर्ड आता है आपका करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। अगर मैं शेयर होल्डर फंड की बात करूं तो इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और एक और आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 चीजें अच्छे से याद रखिएगा। तो आपसे पता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि भाई शेयर कैपिटल के अंदर या शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आने वाले कौन कौन से पॉइंट्स हैं। और ऐसे ही पूछ सकता है कि रिजर्व, ये शेयर कैपिटल किसके अंदर आता है, इसका मेन हेड कौन है। इसे बोलते हैं हेड और इन्हें बोलते हैं हम सब हेड। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट आर ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट क्या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं या नहीं? बिल्कुल है। वो बोरिंग्स जिनको मुझे 1 साल के अंदर पे करना होता है, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो विद इन अ ईयर मुझे पे करनी है, ऐसी लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कहते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं या करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो आपका बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों लायबिलिटीज हैं इनको हम 1 साल के अंदर पे कर देते हैं, ऐसा मानकर चलते हैं। तो नेक्स्ट को आपका ऑप्शन ए, ये याद रखिएगा। इस तरीके से आपके बहुत सारे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं।
कंपनीज बैलेंस शीट should be prepared according to the provision of dash of the Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट में अलग अलग शेड्यूल दिए हुए हैं। जैसे कि शेड्यूल 1 की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल 1 में हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। हर शेड्यूल एक पर्टिकुलर चीज के लिए बना हुआ है। शेड्यूल 1 किसके लिए बना हुआ है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो बैलेंस शीट के लिए भी तो कोई शेड्यूल बना होगा ना। शेड्यूल होता क्या है बच्चों? एक्ट के अंदर अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं और हर शेड्यूल किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है। तो बैलेंस शीट के लिए कौन सा शेड्यूल है, ये सिर्फ याद करने वाला पॉइंट है, इसमें समझने वाला कोई पॉइंट नहीं है। बैलेंस शीट शेड्यूल 3 में मेंशन है। शेड्यूल 3 बताता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होगा, बैलेंस शीट को आप कैसे बनाएंगे, वर्टिकल बनाएंगे या हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, सबसे पहले आप किस चीज को दिखाएंगे, फिर उसके बाद किस चीज को दिखाएंगे। ये सारी बातें कहां लिखी हुई हैं? शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर पूरी बातें की गई हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपनीज बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं शेड्यूल 4 जो है वो डायरेक्टर के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। तो फिलहाल के लिए हमको शेड्यूल 3 पे बात करनी है। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? आंसर आपका बी है। ओके, नेक्स्ट देखिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड? एक बार पीछे वापस चल के देखते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन किया था एक, ये रहा। शेयर होल्डर फंड में ये 3 बातें आती हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, अगर कुछ आएगा तो फिर वो शेयर कैपिटल के अंदर आएगा। बच्चों ऐसी इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी कुछ चीजें आती होंगी। तो जैसे कि एक होता है ना हेड, फिर उसके अंदर आने वाले सब हेड, तो ये उस तरीके से चलता रहता है। शेयर होल्डर फंड में इन 3 चीजों के बारे में बात करते हैं कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं और कंपनी के मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स कितना अमाउंट का है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो शेयर होल्डर फंड में कौन सी चीज नहीं आती? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट ये तो आता है, रिजर्व एंड सरप्लस ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन ये नहीं आता। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? आंसर आपका होगा डी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द सब हेड। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट होता है ये बैलेंस शीट में आप किस जगह दिखाएंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है। तो लेट सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ले ली, तो रेंट पर लेते वक्त आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है, वो आप अपने लैंडलॉर्ड को दोगे। ये जो पैसा आप अपने लैंडलॉर्ड को देते हो एज अ सिक्योरिटी, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप ये प्रॉपर्टी खाली कर दोगे। तो सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस मिल जाता है, ये आप ही का पैसा है, बस आपने किसी के पास एज अ सिक्योरिटी रखवा रखा है। ये पैसा आप ही का है, और अगर आपका है मतलब आपकी एसेट्स है। तो एक चीज तो क्लियर कर लो कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट एक एसेट्स होती है, लायबिलिटी नहीं होती। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये वो पैसा है जो आपने किसी के पास एज अ सिक्योरिटी रखवा रखा है, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन ये पैसा मिलेगा कब? जब आप प्रॉपर्टी खाली कर दोगे। तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी 12 महीने के अंदर अंदर खाली कर दो, विद इन अ 12 मंथ। ये पैसा आपको वापस मिल जाता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिसीवेबल। ये पैसा वापस मिल जाएगा, रिसीवेबल विद इन, लेकिन कब तक मिलेगा? विद इन 12 मंथ भी हो सकता है बच्चों, और हो सकता है आफ्टर 12 मंथ भी हो। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है ना, इसलिए मैं दोनों ऑप्शन आपको लेके चल रहा हूं। रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ। आप अगर प्रॉपर्टी 12 महीने के अंदर अंदर खाली कर दोगे तो ये पैसा 12 महीने में मिल जाएगा, और अगर आपने प्रॉपर्टी खाली करने में 5 साल लगा दिए, आप 5 साल तक उसी प्रॉपर्टी पर रेंट पर रहते हो,
तो ये पैसा आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप प्रॉपर्टी खाली नहीं करोगे। आपने 5 साल के बाद प्रॉपर्टी खाली कर दी तो 5 साल के बाद ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो बच्चों, जो चीज आपको 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाती है वो होती है हमारी करंट एसेट्स, और जो आपको अमाउंट 12 महीने के बाद मिलता है वो होता है आपका नॉन करंट एसेट्स। अब ये करंट है या नॉन करंट? बच्चों, क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन है नहीं कि ये पैसा कब तक वापस मिलेगा, तो मैं आपको दोनों आंसर बता रहा हूं, लेकिन हमको कोई एक ही देना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों बता रहा हूं। अगर मैं ये मानकर चलूं कि ये पैसा 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा तो मैं इसे करंट एसेट बोलूंगा। और करंट एसेट्स में भी किस तरह की करंट एसेट्स? अदर करंट एसेट्स। और अगर मेरे से कहा जाए कि नहीं 12 महीने के अंदर पैसा नहीं मिलेगा, 12 महीने के बाद मिलेगा, तो फिर मैं इसे नॉन करंट एसेट बोलूंगा। और नॉन करंट में ये किस तरह की कैटेगरी में आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। याद रखिएगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं। ये अदर करंट एसेट भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जब ये आंसर लिख कर आओ तो एक एजम्पशन साइड में लिख के आना। वैसे ओएमआर में शीट होगी, तो क्या करें? ऑप्शन ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं ऑप्शन ए लेके चल रहा हूं, मैं मानकर चल रहा हूं। आई एम एज्यूमिंग दैट द अमाउंट इज रिसीवेबल विद इन अ 12 मंथ। ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस भी हो सकता था बच्चों, लेकिन बेस्ट आंसर मैं आपको बताऊं क्या है? बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, आप अपने एग्जाम में बी लिख कर आना। फिलहाल मैंने इस वाली पीपीटी के अंदर एजम्पशन ए के बेस पे बात कर रहा हूं, ताकि मैं दोनों चीजें आपको सिखा सकूं, इसलिए मैंने इस तरीके से क्वेश्चन आपका डेवलप किया है। तो इसमें आपका आंसर ए लिखा हुआ है। क्या एज्यूम करके मैं यहां पे इस क्वेश्चन में एज्यूम कर रहा हूं, एजम्पशन है यहां पर हमारी क्या? अमाउंट इज रिसीवेबल विद इन 12 मंथ, और इस बेस पर हमारा आंसर आया ए। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन ना हो तो आप ये मानकर चलना कि भाई मेरे को पैसा 12 महीने के बाद मिलेगा, तब आंसर क्या बनेगा? तब आंसर इसका फिर बी देना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो तरह के आंसर पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कॉल्स इन एडवांस। आपने किसी से पैसा एडवांस में ले लिया। जब भी आप किसी से एडवांस में पैसा लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी होता है, इतना श्योर है। अगर आपने किसी से पैसा एडवांस लिया तो ये आपकी लायबिलिटी है। लेकिन लायबिलिटी में किस तरह की लायबिलिटी है? नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी? यही तो क्वेश्चन है। कॉल्स इन एडवांस आर शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन है, देखो साफ साफ बोल दिया कि भाई ये करंट लायबिलिटी है, एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटी, और ये कह रहा है आपसे कि ये अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। बच्चों, करंट लायबिलिटी में भी बहुत सारी चीजें आएंगी ना, मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है। एक होता है शेयर होल्डर फंड, फिर उसके नीचे 3 चीजें आ जाती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर फंड। फिर रिजर्व एंड सरप्लस के अगर मैं अंदर और डिटेल में गया तो उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी, जैसे कि कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जितना डिटेल में जाओगे उतनी इंफॉर्मेशन और निकल कर आती जाएंगी। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी होती है, किस तरह की लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी में भी किस तरह की लायबिलिटी होती है? अदर करंट लायबिलिटी होती है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहां पे लिख रहा हूं बस। हाँ जी, तो बताइए क्या क्वेश्चन ने सही कहा? क्वेश्चन ने कहा कॉल्स इन एडवांस हमारी करंट लायबिलिटी होती है, और करंट लायबिलिटी के अंदर अगर हम डिटेल में जाएं तो हमें पता लगेगा कि ये अदर करंट लायबिलिटी होती है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही होता है। कॉल्स इन एडवांस हमारी करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी के अंदर ये अदर करंट लायबिलिटी के अंदर मेंशन किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जनरली इंक्लूड 2 स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी?
दो ही तो सबसे मेन स्टेटमेंट हैं, एक तो बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस। ये सबसे मेन स्टेटमेंट है, 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो सबसे मेन स्टेटमेंट कौन सी है, एक तो बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहां पे लिखा है बैलेंस शीट एंड फंड फ्लो। बच्चों फंड फ्लो नहीं होता हमारा मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये काउंट होता है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो आपका आंसर होगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैच देखना है क्या क्या हो सकता है। आपको इसमें एडवाइस करूंगा, पहले वो देखो जिसके लिए आप श्योर हो, जिसमें कंफ्यूजन है ना उसे बाद में देखना। आपके लिए एडवाइस कर रहा हूं, पहले आप इसमें से देखिए कि आप कौन सी चीज के लिए सबसे ज्यादा श्योर हैं। एग्जाम का तरीका बता रहा हूं, एग्जाम में कैसे करना है। जैसे कि बच्चों कैपिटल रिजर्व की अगर बात करें, कैपिटल रिजर्व क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है। इसमें किसी का कोई डाउट? सारे के सारे रिजर्व, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, या कैपिटल रिजर्व हो, कैसा भी रिजर्व हो, कहां जाएगा वो, कहां मेंशन करोगे अपने रिजर्व को, रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेड में। ठीक है जी, इतना क्लियर है ना। अब जरा देखो बी का थर्ड आंसर, यहां पे बी का 4 है गलत, बी का 2 है गलत, तो ये दो तो गलत हो गए। बचे कौन से ऑप्शन, या तो ये वाला आंसर ठीक होगा या ये वाला आंसर ठीक होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो सारे के सारे नॉलेज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक चीज भी अगर आपको ढंग से पता हो ना तो आपके 50% क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब बाकी दो चीजें रह गई। अब जरा देखो और क्या बता सकते हो उसमें से, सोचिए सोचिए। बैलेंस शीट, बच्चों बैलेंस शीट की अगर बात करें, अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, बैलेंस शीट का पार्ट 1 शेड्यूल 3, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा, बैलेंस शीट कैसे बनती है, कहां बताया गया है बैलेंस शीट के बारे में। कंपनीज एक्ट के कौन से प्रोविजन में, कौन से शेड्यूल में बैलेंस शीट के फॉर्मेट के ऊपर बात की गई है, शेड्यूल 3 पार्ट 1। ठीक है जी, अभी पीछे किया था क्वेश्चन, तो ये क्लियर है ना। तो ऑप्शन ए का क्या होगा 2। अब जरा इधर देखो, यहां पे ए का 2 है, यहां पे ए का 4 है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या आया आपका, आंसर आया आपका बी। चेक कर लो एक बार आंसर। तो क्या मैंने सारे के सारे चेक करे क्या? मैंने तो 2 के बारे में बात ही नहीं करी, फिर भी मुझे पता है कि भाई मेरा आंसर बी है। तो अगर आपके पास कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पहले वो चीज देख लो। 4 में से जरूरी नहीं कि चारों आने चाहिए आपको, कोई 2 या 3 भी आते हैं, 2 भी आते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलो फिर भी ये देख लेते हैं, पढ़ना तो सारा ही है भाई। अनक्लेम डिविडेंड मतलब, डिविडेंड भाई लायबिलिटी होता है, इतना श्योर है। डिविडेंड मतलब मुझे वो पैसा अपने शेयर होल्डर को देना है, मैं देना चाहता हूं लेकिन मुझे अपने शेयर होल्डर का अकाउंट नंबर नहीं पता, शेयर होल्डर ने अभी तक कंपनी में आकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो भाई मैं दूंगा कैसे? जब तक शेयर होल्डर आके क्लेम नहीं करेगा तब तक मैं देख कैसे सकता हूं। तो अनक्लेम डिविडेंड लायबिलिटी होती है, अनक्लेम डिविडेंड लायबिलिटी होती है, लेकिन किस तरह की लायबिलिटी है बच्चों? डिबेंचर भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, दोनों ही लायबिलिटी है, लेकिन किस तरह की लायबिलिटीज है? हाँ जी, अनक्लेम डिविडेंड ये आपकी अदर करंट लायबिलिटी होती है और डिवेंचर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, देखो कहां लिखा है, नॉन करंट लायबिलिटी ये रहा, और ये आपकी अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। आपका आंसर हमारा, वैसे तो आंसर हमारा इन 2 पॉइंट से ही निकल गया था। क्वेश्चन नंबर 11, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अभी तो पीछे किया हमने। अनक्लेम्ड डिविडेंड इज शोड अंडर द हेड करंट लायबिलिटी एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। सही बात है भाई, अनक्लेम्ड डिविडेंड मेरी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी के अंदर भी अगर मैं बात करूं जाकर तो ये अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो आंसर क्या है भाई? अच्छा स्टेटमेंट है, नहीं तो ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ जी, आपका क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटेड अंडर करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट।
नीचे दिए गई लायबिलिटीज में से कौन सी लायबिलिटी ऐसी है जो करंट लायबिलिटी नहीं है। एक चीज अच्छे से समझ लीजिए पहले, करंट लायबिलिटी और लायबिलिटी में फर्क थोड़ा सा। अगर मैं लायबिलिटी की बात करता हूं, लायबिलिटी दो तरह की है, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पेबल आफ्टर 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल। करंट लायबिलिटी का मतलब अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ, वो लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे हो जाए, ऐसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है जी, वो लायबिलिटी जो मैं 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दूं या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर ड्यूरेशन में पे कर दूं, ऐसी लायबिलिटी को। अब कोई बच्चा पूछेगा भाई ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। बच्चों वो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बहुत डिटेल में बताया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एमसीक्यू देखिए, उसके अंदर मैंने ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर बात की है। ठीक है, तो अगर वो लायबिलिटी जो मैं 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दूं या ऑपरेटिंग साइकिल के ड्यूरेशन में पे कर दूं, ऐसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी लायबिलिटीज है जो करंट लायबिलिटी हैं? शॉर्ट टर्म और ट्रेड पेबल। बच्चों नाम से ही, जैसे ही शॉर्ट टर्म देखा करंट लायबिलिटी का दूसरा ही नाम क्या होता है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और इनका दूसरा नाम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। वो लायबिलिटी जिनको पे करने में काफी लंबा समय लगे। वो लायबिलिटी जिनको पे करने में काफी लंबा समय लगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जिनको मैं जल्दी जल्दी पे कर दूं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये तो नाम से ही पता लग गया करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, इसको आपने 11th में पढ़ा था, जैसे कि क्रेडिटर। बच्चों क्रेडिटर भी आपकी करंट लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है। लेकिन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये याद रखना, हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। हमेशा याद रखना, ये हमेशा लॉन्ग टर्म होगी, कभी शॉर्ट टर्म नहीं हो सकती। तो नीचे दिए गई लायबिलिटी में से कौन सी लायबिलिटी है जो करंट लायबिलिटी नहीं है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं है? ये तीनों की तीनों शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, लेकिन ये जो बी वाली लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। तो आपका आंसर होगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड एंड सब हेड फोरफिटेड शेयर। बच्चों शेयर से रिलेटेड बात हो रही है, तो शेयर होल्डर फंड में जाएगा। और शेयर होल्डर फंड में तीन बातें होती हैं। शेयर होल्डर फंड का पार्ट है ये, और शेयर होल्डर फंड में तीन बातें हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये फोरफिटेड शेयर है, ये मैं कहां दिखाऊंगा? मैं दिखाऊंगा शेयर होल्डर फंड में। लेकिन शेयर होल्डर फंड में कहां दिखाऊंगा? यहां, यहां या यहां? मैं दिखाऊंगा शेयर कैपिटल में। तो कहां जाता है बच्चों ये? शेयर कैपिटल में। ठीक है जी। रिजर्व एंड सरप्लस में तो रिजर्व जाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑफ रुपीज 35,000 आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर, बैलेंस शीट में अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। बच्चों खर्चे हैं ना, ये एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस का हम क्या करते हैं? हम रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाकर माइनस कर देते हैं। बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस क्या है?
रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में है कि कंपनी ने कितना कमाया। और अगर मैं खर्चों की बात करूं तो वो खर्चे मेरे उस इनकम से जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये खर्चा है और इन खर्चों का मैं क्या करूंगा, अपने रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाकर माइनस कर दूंगा। एग्जांपल के लिए चलो सुनो, लेट सपोज कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस हैं 1 लाख रुपए के। क्या मतलब है इसका कि भैया कंपनी के पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, कंपनी ने 1 लाख रुपए, चाहे कैसे भी, चाहे कैपिटल एक्टिविटी हो चाहे आपकी रेवेन्यू एक्टिविटी हो, कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए। लेकिन अगर 1 लाख रुपए कमाए हैं तो खर्चा भी तो हो सकता है कुछ। फिर कंपनी के 35,000 रुपए के खर्चे हैं, इनका मैं क्या करूं, इन खर्चों का मैं क्या करूंगा। भाई मैंने 1 लाख रुपए कमाए, ये 35,000 रुपए का खर्चा यहां पे ले जाके माइनस कर दूं। तो फाइनली मेरे रिजर्व एंड सरप्लस कितने रह गए, 65,000 नेट अमाउंट। तो आपके जो प्रीमियम एक्सपेंसेस होते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाके माइनस हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। तो डिडक्ट फ्रॉम, अच्छा यहां पे अब कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारे रिजर्व होते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, जैसे कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो मैं कौन से रिजर्व से ले जाके माइनस करूंगा, ये तो और डिटेल में चला गया। इसमें भी अलग अलग तरह के रिजर्व होंगे, तो मैं कौन से रिजर्व से ले जाकर माइनस करूंगा, डिडक्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आपका आंसर होना चाहिए आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फिर से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर है। आर ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग, गलत है भैया, खर्चा है ये तो, उधार थोड़ा लिया है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस खर्चे हैं, गलत बात कर रहा है, फॉल्स बोल दो, इतना ही पढ़ के काफी है, फॉल्स। हाउ आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेनिफिशियल टू द ओनर ऑफ अ कंपनी, जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो ओनर के लिए किस तरीके से फायदेमंद है। भाई ओनर को ये पता लगता है कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कंपनी में, कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटीज हैं, कंपनी ने कितना कमाया, कंपनी ने कितने खर्चे करे, ओनर डिसीजन ले पाता है, बहुत सारे फायदे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। भाई ओनर को यह पता लगता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है, कंपनी की मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, ओनर को पता लगता है। कैसे पता लगता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर। द गैप बिटवीन द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड द ओनरशिप एक्सपेक्टेशन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के मालिक अपने मैनेजर से कुछ तो उम्मीद करते होंगे। भाई मैं अगर किसी कंपनी का मालिक हूं तो मैं अपने मैनेजर से उम्मीद करता हूंगा कि वो मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस को बेटर करे। एक एक्सपेक्टेशन हर किसी की होती है, तो मेरी अपनी मैनेजर से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, लेकिन कंपनी के मैनेजर ने परफॉर्मेंस सिर्फ इतनी करके दिखाई, तो ये क्या है, ये उसके काम की कमियां हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जो डिफरेंस है उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कैसे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर। तो बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17, फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला आ गया। क्या एडवाइस करी थी मैंने आपको, भाई पहले वो देख लो जो आसान लगे, उसके बाद जो थोड़ा मुश्किल लग रहा हो वो बाद में करना। देखिए क्या लिखा भाई, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस मतलब मैं अपने कंपनी के एम्प्लॉय के लिए क्या क्या खर्चा कर रहा हूं, मैं अपने स्टाफ मतलब एम्प्लॉय, उनके वेलफेयर के ऊपर खर्चा कर रहा हूं। मतलब ये देखो जरा कहां से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मिल रहा है ना। तो देखो जरा, ए का क्या है, थर्ड, ए का सेकंड गलत, ए का वर्स्ट गलत, ए का फोर्थ गलत, ए का थर्ड, हो गया। सिर्फ एक देखा मैंने, आंसर हो गया मेरा खत्म। बाकी को 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी करना चाहो कर लेना, आपकी मर्जी है। हाँ जी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर क्या होता है बच्चों, खर्चा है ये। मैंने इंटरेस्ट पे करा डिवेंचर के ऊपर, तो भाई ये मेरा खर्चा है, फाइनेंशियल कॉस्ट। क्या मतलब होता है फाइनेंशियल कॉस्ट का, भाई आप अगर बैंक से लोन लोगे तो बैंक आपसे इंटरेस्ट मांगेगा नहीं मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। आपको पैसा अगर बैंक से लेना है, मतलब आपको फाइनेंस की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो पैसा आपको मार्केट से फ्री में तो नहीं मिलेगा।
आपको अगर किसी से पैसा लेना है तो बदले में आपको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती आज के टाइम पर। तो आपने अगर किसी से पैसा लिया है तो उस पैसे की एक कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट का नाम क्या है? इंटरेस्ट। डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो वही खर्चा है, अदर एक्सपेंसेस। छोटे मोटे खर्चे बहुत सारे होते रहते हैं, कुछ मेन खर्चे होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम काफी मेन मानते हैं, मेजर मानते हैं, जैसे कि परचेज का एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, राइट, या आपका एमोटाइजेशन, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, ये भी काफी मेजर एक्सपेंस है। तो कुछ खर्चे काफी मेजर होते हैं और कुछ खर्चे छोटे मोटे होते रहते हैं, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, ये छोटा मोटा खर्चा है तो उसको कहां डालेंगे? अदर एक्सपेंस। फिक्स असेट्स रिटर्न ऑफ ओवर देयर यूजफुल लाइफ, मतलब डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। देखो जरा डेप्रिसिएशन, ये रहा। बाकी आंसर इससे मैच कर लेना, यही मैच होगा। आंसर आपका आएगा बच्चों डी, चेक करिए, आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एंड डैश इज अ टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ असेट्स एंड प्रोसेस। अरे ऑपरेटिंग साइकिल की बात आ गई, चलो ऑपरेटिंग साइकिल समझा देता हूं दोबारा से। आपके पास कैश है तो इस कैश से आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आओगे। क्या होता है रॉ मटेरियल भाई? सेम एग्जांपल दूं या कुछ और? चलो सेम ही दे देते हैं ताकि आप मैच कर सको। लेट्स सपोज भाई मैं फर्नीचर की शॉप खोल के बैठा हूं, मुझे फर्नीचर बनाना है, बेचना है। तो फर्नीचर बनाने के लिए पहले मैं लकड़ी के काफी बड़े बड़े बोर्ड परचेज करूंगा। तो मैंने जो लकड़ी के बोर्ड परचेज करे वो क्या है? मेरे लिए रॉ मटेरियल। फिर उन लकड़ी के बोर्ड को मैंने काटना चालू कर दिया। जैसे ही मैंने उनके छोटे छोटे पीसेस में काटना चालू कर दिया तो उसे बोलते हैं बच्चों WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम अभी चल रहा है। जैसे ही मैंने उन सारे पीसेस को आपस में जोड़कर उसके ऊपर पॉलिश वॉलिश जो भी करनी होती है, व्हाटएवर जो भी करते हैं कारपेंटर, तो आपने पूरा फर्नीचर बना के तैयार कर दिया। तो जो फर्नीचर बिल्कुल बनकर तैयार है उसे बोलते हैं बच्चों फिनिश गुड्स। फिर आप इसे क्या करोगे? इसे बेचोगे। बेचोगे तो आपकी बुक में डेटर आ जाएंगे और डेटर आपको कुछ टाइम पीरियड बाद पैसा दे देंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है, डे बाय डे, रोज चलती है। लेकिन ये साइकिल कंप्लीट कैसे होती है? आज आपकी जेब से पैसा निकला तो क्या सारा का सारा काम एक ही दिन में हो गया होगा? आज ही मैं लकड़ी लेकर आया, आज ही मैंने काट दिया, आज ही मैंने फर्नीचर बना दिया, आज ही मैंने बेच दिया और आज ही पैसा आ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है। तो क्या ये सारा का सारा काम एक ही दिन में कंप्लीट हो गया होगा? आज ही जेब से पैसा निकला, आज ही मैंने सामान बना भी दिया और आज ही बेच भी दिया और आज ही मेरा कस्टमर मुझे पैसा दे जाए, ऐसा नहीं होता भाई, टाइम लगता है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ डेज में ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है? उन नंबर ऑफ डेज को, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट दिस साइकिल, साइकिल is known as ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है जी, जितने नंबर ऑफ दिन इसको कंप्लीट होने में लगेंगे उन्हीं नंबर ऑफ डेज को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। एग्जांपल के लिए मुझे 120 दिन लग जाते हैं तो 120 क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल है। तो जरा ढूंढो भाई ऑपरेटिंग साइकिल, आंसर कहीं दिख रहा है यहां पे? फाइनेंशियल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। An operating cycle is a time between the acquisition of assets, आपने assets को acquire करा, acquisition of assets, for processing and realization of cash and cash equivalent, और बदले में आपको कैश मिल गया। तो आज मैंने assets को acquire करा और फिर मुझे डेटर से कैश मिला, तो यहां से यहां तक आने में जितने नंबर ऑफ दिन लगते हैं उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो आपका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following will be included under the shareholder fund? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अभी तो आया था। शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये तीन चीजें आपकी शेयर होल्डर फंड में आती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो जनरल रिजर्व, रिजर्व है भाई, आएगा। पब्लिक डिपॉजिट, ये नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी नहीं आएगा।
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी नहीं आएगा। तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पब्लिक डिपॉजिट। बच्चों आपने पब्लिक से पैसा लिया है, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से आपने पैसा लिया है उधार। जनरली जो पब्लिक डिपॉजिट होते हैं वो लंबे समय की लायबिलिटी मानी जाती है, मतलब आप ये पैसा पब्लिक को वापस करोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 12 महीने में वापस कर दोगे, थोड़ा टाइम लेकर 4 साल 5 साल में वापस करोगे। तो पब्लिक डिपॉजिट आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने अभी आपको, नॉन करंट लायबिलिटी, एक ही बात है। तो जरा देखिए नॉन करंट लायबिलिटी कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन आपका बी। प्रीमियम, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पहले इसके मतलब को समझ लो। डिबेंचर वो होते हैं जिनसे आप पैसा लेते हो उधार, डिबेंचर भी एक तरह की लायबिलिटी है। आपने पैसा लिया तो कभी ना कभी वापस भी करोगे, लेकिन वापस जब आप करोगे तो हो सकता है पार वैल्यू से थोड़ा ज्यादा वापस करो। थोड़ा डिटेल में चलते हैं। मैंने आपसे 100 रुपए लिए और आपको डिबेंचर दे दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपसे अपना डिबेंचर वापस ले लूंगा और आपको 100 रुपए दे दूंगा। 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए वापस कर दिए, तो बच्चों इसे बोलते हैं पार, रिडम्पशन एट पार। लेकिन अगर मैं आपको थोड़े ज्यादा पैसे वापस करूं, 100 रुपए लिए थे लेकिन हो सकता है मैं आपको 110 रुपए दे दूं, तो 10 रुपए जो मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए उसे बोलते हैं प्रीमियम। तो ऑब्वियस है वो मेरा क्या है, खर्चा है, मेरा एक्सपेंस है, जो मुझे फ्यूचर में कभी ना कभी देना है, लेकिन आज नहीं देना, 5 साल बाद 6 साल बाद दूंगा। डिबेंचर आपकी नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, एक ऐसी लायबिलिटी जिसका पैसा आप वापस करते हो काफी लंबे समय के बाद। तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर का रिडम्पशन होगा तो रिडम्पशन के टाइम पर आप जब प्रीमियम दोगे, इज शोन अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटी। तो क्या इसे मैं नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाऊं, एंड सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। स्टेटमेंट तो ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। आपका आंसर बच्चों ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनक्लेम डिविडेंड। अभी पीछे बात हुई थी, अनक्लेम डिविडेंड का मतलब ये लायबिलिटी है बच्चों, ये पैसा मुझे देना है अपने शेयर होल्डर को, और ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी में ये आपकी अदर करंट लायबिलिटी होती है। तो डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड विल बी शोन अंडर द हेड। तो कहां दिखाऊंगा इसे मैं, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर, ऑप्शन ए। ये एक ना प्रोसेस, इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं मशीनरी, मशीनरी कहां दिखाओगे, भाई मशीनरी मेरी एसेट्स है, किस तरह की एसेट्स है, नॉन करंट या करंट, नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट में भी किस तरह की एसेट्स है, टेंजिबल या इंटेंजिबल, टेंजिबल। तो आप जितना डिटेल में जाओगे उतने और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मशीनरी एसेट्स है, कैसी एसेट्स, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट में भी कैसी, टेंजिबल या इंटेंजिबल, टेंजिबल। उसी तरीके से अनक्लेम डिविडेंड क्या है, लायबिलिटी है। किस तरह की लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी के अंदर भी अगर डिटेल में जाऊं तो अदर करंट लायबिलिटी है। ठीक है, जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बोला था ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लो। अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लिया तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। अभी भी क्लियर हो रही हैं, लेकिन 99% भी, अगर 1% भी कमी है तो उसे आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट से पूरा कर सकते हैं। वैसे कमी कोई रहने देंगे नहीं हम, आपका पूरा 100 क्या 100% कंप्लीट होगा कोर्स। क्वेश्चन नंबर 23, फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया। क्या करोगे, क्या एडवाइस करा था मैंने अभी आपको, कोई 1 या 2 भी कर लोगे तो हो जाएगा काम, और ऐसा क्वेश्चन तो आएगा पक्का। ठीक है, और ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। चलिए देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट लायबिलिटी। किस तरह की करंट लायबिलिटी, आपकी शॉर्ट टर्म। देखो भाई कहां लिखा है शॉर्ट टर्म, ये रहा जी। या अगर मैं बात करूं चलो चेक की, चेक क्या है, चेक आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट है। चलो इसके बेस पे देखते हैं पहले।
भाई मैं अगर किसी कुछ काम करता हूं, मैंने किसी के लिए कोई काम करा, सामने वाले ने मुझे चेक दे दिया, तो मेरे लिए तो कैश के जैसे ही है ना। भाई चेक दे दे या पेटीएम कर दे या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे या कैश पकड़ा दे, मेरे लिए क्या दिक्कत है, मैं तो सब चीजें ले लेता हूँ। तो मेरे लिए चेक, अगर कोई मुझे चेक से पेमेंट करता है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरे लिए चेक मेरे लिए कैश के जैसा ही है। तो चेक क्या है बच्चों, कैश या कैश इक्विवेलेंट ही है। तो चलो इसको चेक करते हैं एक बार। सी का ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हम, सी का ऑप्शन 4 है, सी का 1, सी का 4, सी का 1, सी का 3। लो जी, आंसर तो एक ही से आ गया, आंसर तो इसी से निकल कर आ गया। चारों ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन आपको अच्छा लगे, आपको श्योरिटी हो, उस एक ऑप्शन को पहले चेक करो, और अगर वो उसी से आपको आंसर मिल जाता तो क्या, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बाकी ए का हमारा सेकंड हमने बता ही दिया था, देखो जरा ए का सेकंड है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बच्चों इंटरेस्ट मतलब खर्चे की बात हो रही है, लेकिन ये पैसा मुझे देना है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये इंटरेस्ट आपकी किस तरह की लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी। बाकी लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर, आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन कम्स अंडर। इंटरेस्ट बना तो मुझे देना भी होगा। भाई मैंने अगर किसी से लोन लिया है तो ऑब्वियस है ये उसके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा और वो इंटरेस्ट मुझे देना भी होगा। और बच्चों इंटरेस्ट एक ऐसी पेमेंट होती है जो आपको हाल फिलहाल में देनी है, उसके लिए आप काफ़ी लंबा समय तक का किसी को इंतज़ार नहीं करवाओगे। मैंने आपसे 1 लाख रुपए ले लिए उधार, ये 1 लाख रुपए मैं वापस कब करूंगा, हो सकता है काफ़ी लंबे समय में, हो सकता है आजकल में, लेकिन ये 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है, ये इंटरेस्ट मुझे टाइम टू टाइम देना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा करंट लायबिलिटी में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है भाई, करंट लायबिलिटी, ऑप्शन ए। 25 डैश आर द लायबिलिटी विच हैव नॉट अराइज बट मे अराइज ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। इसका तो आंसर मेरा फेवरेट है, ये कंटीजेंट लायबिलिटी होती क्या है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। वो लायबिलिटी जो श्योर है, भाई मैंने किसी से सामान खरीदा उधार, तो क्या मुझे पेमेंट करनी है या नहीं करनी, कोई डाउटफुल है इसमें, कोई बात इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं ना, करनी ही है। ऐसी पेमेंट जो आपको करनी ही है, कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, करनी है तो करनी है। ऐसी लायबिलिटी को बोलते हैं करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट के अंदर आती है। लेकिन कुछ लायबिलिटीज बच्चों ऐसी होती हैं जिनका होना या ना होना फ्यूचर में किसी चीज के होने या ना होने पर निर्भर करता है। ये मैं क्या बोल गया, ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना फ्यूचर में किसी चीज के होने या ना होने पर निर्भर करे, ऐसी लायबिलिटीज को कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा, एक एग्जांपल से समझ आएगा। चलो एग्जांपल समझो। लेट सपोज मैंने किसी को कोई सामान बेचा, ठीक है, और साथ में उसको वादा किया कि भाई 10 साल की गारंटी दे रहा हूं, 10 साल में अगर ये सामान खराब हो गया ना तो मैं तेरा पैसा तेरे को वापस कर दूंगा। मैंने गारंटी दी उसे। अब पैसा वापस करना है या नहीं करना, ये तो डिपेंड करता है कि खराब होगा या नहीं होगा। अगर 10 साल तक कोई खराब ना हुआ, 10 साल तक मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ, तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। और 10 साल के अंदर अंदर अगर खराब हो गया तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो मुझे पैसा देना है या नहीं देना, यह निर्भर करता है कि सामान खराब होगा या नहीं होगा, इस बात पर। तो ऐसी लायबिलिटी जो होगी या नहीं, किसी चीज के होने या ना होने पर निर्भर करे, ऐसी लायबिलिटी को कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। और ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती। दोबारा पढ़ो, देखो क्या लिखा है। लायबिलिटी विच हैव नॉट अराइज, जो अराइज नहीं होगी बट मे अराइज, लेकिन हो भी सकती है, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, किसी चीज के होने पर। ठीक है जी, ऐसी लायबिलिटी को कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। आंसर आपका सी है। और ये वाला ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले एक इतने सारे क्वेश्चन में अभी पहला क्वेश्चन आया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आपका एक लौता क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो बच्चों रिजर्व ये क्या है, रिजर्व की बात हो रही है। इज शोन अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड, सही कह रहा है।
सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, सही कह रहे हैं। मैंने आपको बताया था भाई शेयर होल्डर फंड में 3 तरह की चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। और रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में सारे रिजर्व चले जाते हैं, सारे के सारे रिजर्व कहां दिखाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, चाहे कैसा भी रिजर्व हो। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मैं अपने शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाके दिखाऊंगा। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 27, डैश आर द लायबिलिटीज विच आर ड्यू विद इन अ 1 ईयर। ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर ड्यू हो जाए, अभी पीछे बताया था। ऐसा कोई अमाउंट जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर देना है उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ऐसा कोई अमाउंट जो मुझे 1 साल के बाद देना है, ऐसे अमाउंट को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये क्या है? मुझे 1 साल के अंदर अंदर देना है, तो करंट लायबिलिटी, ऑप्शन ए। अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर एनी नॉन लायबिलिटीज हुज अमाउंट एज येट इज अनसर्टेन इज नॉन एज। कभी कभी बच्चा ना कंटीजेंट लायबिलिटी और इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी लायबिलिटी जिसका होना तो पक्का है, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी। ऐसी लायबिलिटी जिसका होना तो पक्का है कि ये लायबिलिटी होगी जरूर, लेकिन उसका अमाउंट मुझे अभी क्लियर नहीं है कि मुझे 50,000 देना पड़ेगा या 60,000 देना पड़ेगा या 40,000 देना पड़ेगा। देना तो है लेकिन अमाउंट क्लियर नहीं है, तो ऐसे में बच्चों प्रोविजन वर्ड यूज होता है, प्रोविजन। क्लियर? अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर एनी नॉन लायबिलिटीज, नॉन लायबिलिटीज का मतलब ऐसी लायबिलिटी जो होगी जरूर बट हुज अमाउंट एज येट इज अनसर्टेन, लेकिन जिसका अमाउंट अभी तक सर्टेन नहीं है। कंटीजेंट में मैंने क्या बताया था? जिसकी लायबिलिटी का होना या ना होना ही श्योर नहीं हो। ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है, जो नहीं भी हो सकती, ऐसी लायबिलिटी को कंटीजेंट कहते हैं। और ऐसी लायबिलिटी जो होगी जरूर लेकिन अमाउंट क्लियर ना हो, ऐसी लायबिलिटी को प्रोविजन कहते हैं। तो ऐसे में हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो आपका आंसर बच्चों सी है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोविजन फॉर विच द रिलेटेड क्लेम आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बियॉन्ड 12 मंथ और एन ऑपरेटिंग साइकिल आर क्लासिफाइड एज। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिए भाई। अभी तक जो मैंने बातें करी हैं वो 12 महीने के बेस पर बात करी है, 12 मंथ, और एक होता है बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल। ये 2 चीजें होती हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बेस पर आपके कई सारी चीजें न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो सकते हैं। चलो 3 ही ऑप्शन काफी है। 10 नीचे क्या? अमाउंट पेबल विद इन 13 मंथ, अमाउंट पेबल विद इन 6 मंथ, अमाउंट पेबल विद इन 18 मंथ। अब ये 3 मैंने आपको केस दिए। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको ये एक सिचुएशन में आपको दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए जो मैं बताना चाहता हूं। आपको मैं पूछ रहा हूं कि करंट लायबिलिटी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है। ठीक है, अगर मैं पैसा 12 महीने के अंदर अंदर पे कर रहा हूं, अगर मैं किसी का पैसा 12 महीने के अंदर अंदर पे कर रहा हूं तो भैया आंख बंद करके आंसर दे दो करंट लायबिलिटी। ये तो 13 महीने है तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे। क्या 12 महीने के अंदर अंदर पे कर रहा हूं या नहीं कर रहा? कर रहा हूं ना, तो ये बच्चों करंट लायबिलिटी है। केस नंबर 2 में जो आपका अमाउंट है वो आपके लिए क्या है? करंट लायबिलिटी। क्लियर? लेकिन यहां पर जो पैसा है 12 महीने से बाद में पे कर रहा हूं। तो अब दूसरी बात सुनो। पहली बात मेरी क्या थी? अगर मैं पैसा 12 महीने के अंदर अंदर पे कर रहा हूं तो करंट लायबिलिटी है, बात खत्म, फुल स्टॉप। लेकिन अगर 12 महीने के बाद हो तो फिर आप ऑपरेटिंग साइकिल वाला कॉन्सेप्ट चेक करो। अगर मैं पैसा ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे कर रहा हूं तब भी वो करंट लायबिलिटी माना जाएगा। अगर मैं 12 महीने के अंदर पे कर रहा हूं तो भी करंट लायबिलिटी, अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे कर रहा हूं तब भी वो करंट लायबिलिटी ही है।
ऑपरेटिंग साइकिल मेरी 18 महीने की है, मैं पैसा 13 महीने में पे कर रहा हूं, तो क्या ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है? विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, इस वजह से ये करंट लायबिलिटी। और ये करंट लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये विद इन 12 मंथ है, इसी वजह से ये ऑपरेटिंग साइकिल है और करंट लायबिलिटी है। तो ये भी करंट लायबिलिटी है, ये भी करंट लायबिलिटी है। लेकिन लास्ट वाला देखिए, क्या 12 महीने के अंदर अंदर आ रहा है? नहीं। क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आ रहा है? नहीं। दोनों से ऊपर निकल गया, तब ये आपका क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी। कोई पैसा, वो अमाउंट जो पेबल है आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल, आफ्टर 12 मंथ, अगर दोनों से ही आफ्टर जा रहा है तब आप इसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलोगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोविजन फॉर विच द रिलेटेड क्लेम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बियॉन्ड 12 मंथ, 12 महीने से ऊपर है, और एन ऑपरेटिंग साइकिल, और ऑपरेटिंग साइकिल से भी ऊपर है, दोनों से ऊपर निकल गया। बियॉन्ड 12 मंथ, बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों से अगर बियॉन्ड जा रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोविजन की बात हो रही है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बच्चों लॉन्ग टर्म का मतलब नॉन करंट, लॉन्ग टर्म एक ही बात है। चलो यहां पे लिख तो दिया। तो प्रोविजन की बात हुई थी, तो किस तरह का प्रोविजन है ये? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके बहुत जगह पे काम आएगा, ये सिर्फ इसके लिए नहीं करवाया, ये आपका पूरा एक जनरल सिनेरियो पूरा क्लियर करवाया मैंने आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, आंसर चेक कर लें एक बार। आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 30, इन द बैलेंस शीट इनटेंजिबल एसेट्स, मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, आर रिकॉर्डेड अंडर द सब हेड। आपकी जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं या जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो दो तरह की होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल एसेट भी फिक्स एसेट का पार्ट है और टेंजिबल एसेट भी फिक्स एसेट का पार्ट है। तो देखिए जरा, फिक्स एसेट्स, आंसर आपका सी। तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे हम असर्शन रीजंस की और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो चलिए मिलते हैं असर्शन रीजंस की क्लास में। बाय।